क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बीरबल बादशाह को ही दरबार से निकाल दे तो क्या होगा? एक सुबह अकबर ने सोचा, चलो दरबार को थोड़ा नया करते हैं। फिर उन्होंने एक अजीब खेल शुरू कर दिया। दरबार में हर किसी को आजादी थी जो चाहे कहे, बिना सजा के। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बादशाह खुद कह रहे थे कि आज मुझे कोई भी कुछ भी कह सकता है। पर ये खुली छूट जब हदें पार करने लगी तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि खुद अकबर को दरबार से बाहर भेज दिया। क्या सच में बीरबल ने बादशाह को दरबार से निकाल दिया? और अगर हाँ तो क्यों? इस कहानी में है हंसी, चालाकी, उलझने और एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए जब बीरबल ने राजा को ही दरबार से बाहर भेज दिया। एक बार की बात है, शाही दीवाने खास में सुबह का दरबार सज चुका था। मखमली गलीचों पर बैठे वजीर, दरबारी, कवि और विदूषक अपनी अपनी पोशाकें संवारते हुए बादशाह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर चेहरा चमकता था, लेकिन आंखें कुछ पूछ रही थीं, आज बादशाह कुछ अलग मूड में हैं। दरबार के मुख्य द्वार से जब अकबर ने प्रवेश किया तो उनकी चाल कुछ खास आत्मविश्वास से भरी थी। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, मानो कोई नया खेल सोचकर आए हों। अकबर, आज का दरबार थोड़ा अलग होगा। आज से दरबार में एक नया नियम लागू होता है, अकबर ने ऐलान किया। हर दरबारी, मंत्री या सेवक को पूरी आजादी है कि वो बादशाह से कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी आलोचना कर सकता है, बिना डर, बिना सजा। एक दिन की आजादी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। यह बात सीधी नहीं लग रही थी। बादशाह इतना उदार, बिना किसी स्वार्थ के। बीरबल धीरे से, या तो कोई प्रयोग है या कोई शर्त लगी है। पहला दरबारी उठता है। दरबार का सबसे डरपोक कवि गुलबकावली लाल डरते हुए खड़ा हुआ। गुलबकावली लाल, जहांपनाह, आपकी पोशाकों पर अक्सर इतने मोती होते हैं कि लगता है जैसे आप हीरा मंडी में पगडंडी बनाना चाहते हैं। अकबर हंस दिए। बहुत खूब, यही तो चाहिए था। खुलकर बोलो। सवालों की झड़ी। अब तो जैसे दरबारियों का दिल खुल गया। किसी ने कहा, जहांपनाह, आपके फरमानों की इतनी कच्ची कॉपी होती है कि मुंशी भी सिर पकड़ ले। दूसरे ने कहा, आपका शिकार करने का तरीका ऐसा है कि हिरन हंसकर भाग जाते हैं। अकबर सब सुनते रहे, हंसते रहे। अगले दिन की सुबह। अब दरबार खुली जुबान की आदत डाल चुका था। यह नियम एक दिन का था, लेकिन बात फैल चुकी थी। अब लोग हर रोज ताना कसने लगे थे। बीरबल चुप था, पर सब देख रहा था। मूर्खतापूर्ण बातें दरबार में घुसने लगीं। अब दरबार का माहौल अजीब हो गया था। वजीर आपस में बहस करने लगे थे। दरबारी खुलकर बकवास करने लगे। और सबसे अजीब, एक दिन खुद अकबर ने कहा, अकबर, मुझे लगता है मेरी आलोचना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। बीरबल मुस्कराते हुए, फिर तो जहांपनाह को मंदिर में बैठ जाना चाहिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की हदें पार। फिर एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, अब तुम भी मेरी आलोचना करो। खुलकर, जो मन में हो वही कहो। बीरबल ने आंखें उठाईं। बीरबल, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं दिल की बात कहूं? अकबर, हाँ, आज तुम्हें आदेश है, सच कहो, चाहे जितना भी कठोर हो। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, तो सुनिए, आज आपका दरबार एक बाजार बन गया है। और आप बादशाह नहीं, एक मनोरंजनकर्ता बन गए हैं। आपने दरबार को मजाक बना दिया है।
सन्नाटा। अकबर की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध आया। फिर उन्होंने खुद को संयमित किया। अकबर, बहुत अच्छा। सच्ची बात कहने की हिम्मत दिखाई। मगर क्या इससे दरबार सुधरेगा? बीरबल, सुधरेगा नहीं, पर शायद पहले साफ करना पड़ेगा। बीरबल का अगला कदम बेमिसाल चालाकी। अगले दिन दरबार सजने से पहले बीरबल ने एक आदेश निकाला। आज का दरबार केवल सोचने वालों के लिए है। जो केवल मजाक उड़ाने आए हों वो बाहर रहें। और साथ में लिखा गया, बादशाह खुद सोचने की बजाय अगर सिर्फ सुनना चाहें तो वो भी एक दिन बाहर रहें। अकबर ने वो आदेश देखा और मुस्कराए। अकबर, तो बीरबल ने मुझे ही दरबार से बाहर कर दिया। बादशाह ने खुद को बाहर किया। अकबर ने बीरबल का आदेश माना और उस दिन दरबार में नहीं आए। पूरा दरबार भौचक्का। अकबर महल की बालकनी से देख रहे थे। बिना शोरगुल के दरबार शांत था। हर सवाल सोच समझकर पूछा जा रहा था। हंसी थी पर तमीज के साथ। अकबर नीचे उतरे और दरबार के द्वार पर खड़े रहे। बीरबल ने उन्हें हाथ जोड़कर रोका। बीरबल, आज दरबार में वही आएंगे जो सोचने को प्राथमिकता दें। सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर, तो मैं कल आऊंगा, एक सोचने वाले की तरह। अगले दिन की सुबह नया दरबार। अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, बिना शाही पोशाक, बिना ताज, एक सामान्य नागरिक के रूप में। बीरबल, आज दरबार में एक नया राजा आया है जो सिर्फ सुनता नहीं, सोचता भी है। पूरा दरबार खड़ा हुआ, तालियों की गूंज में। अकबर, आज मुझे बीरबल ने शाही पाठ पढ़ाया है। अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने मुझे बाहर नहीं किया था, मुझे भीतर लाने की तरकीब थी ये। और यह समझाने के लिए कि आलोचना का अधिकार तभी होता है जब उसमें जिम्मेदारी हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया। बीरबल, जहांपनाह, राजा वही होता है जो दूसरों की बातें सुनने से पहले खुद अपने मन की भी सुन सके। कहानी का निष्कर्ष। आलोचना जरूरी है पर सोच समझकर। हंसी भी होनी चाहिए लेकिन मर्यादा के साथ। राजा भी इंसान है पर इंसान को राजा बनना पड़ता है, हर दिन हर फैसले में। अगली नई कहानी। बीरबल और टैक्स फ्री राज्य का खतरनाक खेल। एक बार की बात है। शाही बागों में टहलते हुए बादशाह अकबर की आंखों में कुछ नया करने की चमक थी। मौसम सुहाना था और राजधानी आगरा की गलियों में चहल पहल। मगर उस सुबह बादशाह के मन में एक नायाब प्रयोग का विचार घूम रहा था, एक ऐसा प्रयोग जो पूरे मुगल साम्राज्य की रीढ़ को हिला सकता था। दरबार में बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर मौन मुद्रा में बैठे थे, पर उनकी नजरें बादशाह के चेहरे की उस चमक को पहचान चुकी थीं। बीरबल, अकबर बोले, आज हम तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर पूरा दरबार भौंचक्का रह जाएगा। बीरबल ने बिना झिझक जवाब दिया, जहांपनाह, आपके प्रस्ताव अक्सर कानों में नहीं, सीधे भविष्य में गूंजते हैं। सुनने को उत्सुक हूं। अकबर ने मुस्कराकर एक रेशमी पर्चा लहराया, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्रस्ताव, 1 वर्ष के लिए मुगल साम्राज्य को टैक्स फ्री घोषित किया जाए। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। यह तो एक क्रांतिकारी विचार था। वजीर आजम फौरन बोले, हुजूर, खजाने की हालत आप जानते हैं। बिना करके अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया। हम इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रहे हैं। 1 साल के लिए कोई टैक्स नहीं, न व्यापार पर, न खेती पर, न आय पर। बीरबल ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन बोले कुछ नहीं। टैक्स फ्री सल्तनत की शुरुआत।
दूसरे ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। बादशाह आजम अकबर महान ने आदेश दिया है कि आने वाले 1 वर्ष तक किसी नागरिक से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सभी व्यापारी, किसान, दस्तकार और आम नागरिक इस फैसले से लाभान्वित होंगे। शहरों में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बंटी, बाजारों में नाच गाना हुआ। व्यापारियों ने अकबर के नाम की महाआरती करवाई। एक छोटे से व्यापारी रामदीन ने कहा, अब तो हर दिन दिवाली लगेगी। बीरबल यह सब देख रहे थे, पर उनके होठों पर एक सावधान मुस्कान थी। पहला महीना। बाजार में अचानक रौनक आ गई। व्यापार बढ़ा, दुकानदारों ने माल का दाम घटा दिया क्योंकि अब टैक्स देने की चिंता नहीं थी। आम जनता ने खरीदारी की जैसे कल कोई युद्ध होने वाला हो। राज्य के खजांची ने बादशाह को जानकारी दी, इस महीने की आय शून्य रही हुजूर, लेकिन बाजार में जोश है। अकबर बोले, उत्साह ही असली मुद्रा है। बीरबल चुप रहे। दूसरा महीना। सड़कों की मरम्मत रुक गई, सरकारी निर्माण थम गए, सैनिकों की तनख्वाहों में देरी होने लगी। सेनापति ने दरबार में चिंता जताई, अगर यही हाल रहा तो हमारी सेनाएं तितर-बितर हो जाएंगी। अकबर बोले, हम अगले महीने तक देखेंगे। जनता स्वयं दान करेगी। हमने देखा है, भलाई का जवाब भलाई होती है। बीरबल धीरे से बोले, भलाई तब तक चलती है जब तक भूख नहीं लगती, जहांपना। तीसरा महीना। अब व्यापारी खुद कर चोरी से इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि वापस टैक्स लागू होने की बात पर भी वे चिढ़ने लगे। कुछ ने अपनी आमदनी छुपानी शुरू कर दी। राज्य के अधिकारियों ने नोटिस भेजे, मगर जवाब आया, जब टैक्स नहीं है तो हिसाब क्यों दें? बीरबल ने एक नोट बादशाह को भेजा, आजादी जब मर्यादा छोड़ देती है तो वही अराजकता कहलाती है। छठा महीना। अब राजधानी में गंदगी बढ़ने लगी। नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारी 2 महीने से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर चले गए थे। अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई। विद्यालयों में शिक्षक खाली पेट पढ़ा रहे थे। एक दिन दरबार में एक बूढ़ी शिक्षिका आई। बीरबल ने उसे बुलाकर पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? वो बोली, हम ज्ञान बेचते नहीं, पर भूख ज्ञान नहीं समझती। बीरबल की आंखें नम हुईं। 8वां महीना। जनता अब बादशाह से सवाल पूछने लगी। एक गांव के किसानों ने दरबार के बाहर धरना दे दिया। नहरों की मरम्मत नहीं हुई और फसलें सूख गईं। बीरबल ने बादशाह को अकेले में बुलाकर कहा, जहांपनाह, अब आपके साम्राज्य में गरीबी नहीं बढ़ रही, व्यवस्था खुद मर रही है। एक समय आएगा जब जनता न टैक्स देगी न भरोसा। अकबर अब चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो क्या हम गलत थे? बीरबल बोले, गलत नहीं, असावधान थे। 9वां महीना। अब तो पूरे राज्य में बगावत की गंध फैलने लगी थी। सेनाएं भूखी थीं, अधिकारी भ्रष्ट हो चले थे, व्यापारी अपने खुद के नियम बना रहे थे। बीरबल ने दरबार में एक अजीब प्रस्ताव रखा। एक नकली राज्य बनाया जाए, जहां टैक्स हो, अफसर हो, न्याय हो, और वहां जनता को कुछ दिन रहने दिया जाए। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव होगा? बीरबल ने कहा, बस एक नगर चुनिए और वहां व्यवस्था बहाल कीजिए, देखिए क्या होता है। बीरबल की प्रयोगशाला। चुनाव हुआ। रायपुर नामक एक छोटा नगर इस प्रयोग के लिए चुना गया। वहां फिर से टैक्स लागू हुआ, सफाई हुई, न्यायालय चालू हुए, स्कूल और अस्पतालों में सेवा शुरू हुई। 2 महीने में रायपुर चमक उठा। बाकी राज्य के लोग चकित हो गए, वहां तो सब ठीक हो गया।
अब लोग खुद कहने लगे, हमें टैक्स दो, पर सेवाएं वापस लाओ। 12वां महीना। अकबर ने घोषणा की, मुगल सल्तनत में टैक्स प्रणाली फिर से बहाल की जाती है, पर अब टैक्स केवल सेवा के बदले होगा। हर करदाता को उसकी कीमत दी जाएगी। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज हमने सीखा कि आजादी देने से पहले जिम्मेदारी सिखाना जरूरी है। कर केवल बोझ नहीं, व्यवस्था की नींव है। समापन। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे प्रयोग ने जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं था। आज मैं समझा, राजा वही होता है जो जनता को न सिर्फ दे बल्कि सिखाए भी। बीरबल मुस्कराए, और जनता वही होती है जहां सवाल और जवाब दोनों जीवित हों। दरबार तालियों से गूंज उठा। समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और दरबार में बजा अफवाहों का नगाड़ा। एक बार की बात है, आगरा के राजमहल में सुबह की पहली किरणें दरबार की छतों पर पड़ चुकी थीं। दीवाने खास का फर्श झाड़ा जा चुका था, मखमली गलीचों को ठीक से बिछाया गया था और शाही दरबारी धीरे धीरे अपनी निर्धारित जगहों पर विराजमान हो रहे थे। पर उस दिन दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ वजीर एक दूसरे की कानों में फुसफुसा रहे थे, तो कुछ कवि और व्यापारी किसी अनजानी बात पर संदेह की दृष्टि से इधर-उधर झांक रहे थे। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा। वर्षों का अनुभव कहता था, जब लोग बेमतलब की बातें धीमे स्वर में बोलने लगें, तो मामला राजद्रोह से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ ही देर में बादशाह अकबर दरबार में आए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन पर बैठे, एक प्रमुख मंत्री नवाब खैरुद्दीन ने खड़े होकर अजीब सा दावा किया। खैरुद्दीन, हुजूर, राज्य में चर्चा है कि आप जल्द ही गद्दी छोड़ने वाले हैं और बीरबल को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल तक के चेहरे पर कुछ देर के लिए हैरानी दौड़ गई। अकबर के माथे पर बल उभरे। अकबर, यह किसने कहा? ये अफवाह किसने फैलाई? खैरुद्दीन कंधे उचकाते हुए, जहांपनाह, मैं तो केवल वही कह रहा हूं जो पूरी राजधानी में गूंज रहा है। हर चाय वाले, हर धोबी, हर कवि की जुबान पर यही बात है। बीरबल खड़ा हुआ। बीरबल, अगर हर जुबान पर यही बात है तो हर जुबान पर झूठ भी है। पर एक बात तय है, अफवाहें हवा से नहीं, फूकने वालों से फैलती हैं। शाही आदेश। अकबर ने वही किया जो एक राजा करता है। उन्होंने एक विशेष सभा बुलवाई और बीरबल को यह जिम्मा सौंपा कि वो पता लगाए इस अफवाह की जड़ कहाँ है। अकबर, बीरबल, मुझे नहीं परवाह कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, पर अगर कोई तुम्हारे नाम से मेरी गद्दी हिलाने की साजिश रच रहा है तो मुझे ये खेल जानना है, और सिर्फ तुम इसे समझ सकते हो। बीरबल, जहांपनाह, अगर मैं इस अफवाह की जड़ खोज लूं तो क्या मुझे उसे उखाड़ने की पूरी छूट होगी? अकबर, पूरी छूट बीरबल, चाहे वो कोई भी हो। बीरबल की योजना खुला जाल। बीरबल ने सबसे पहले वही किया जो आम लोग नहीं करते, उन्होंने अफवाह को और फैलने दिया। उन्होंने कुछ पेंटरों को बुलाया और शाही नगर के चौकों पर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। बीरबल को मिलेगा नया पद, क्या यही है सच्चाई? राज्य के भविष्य की कुंजी अब बीरबल के हाथ में। इस पर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दरबारियों में खलबली मच गई। जो चुप थे वो भी अब कानाफूसी करने लगे। बीरबल ने नगर के सबसे बड़े चायखाने में एक गुप्तचर बैठाया। चायवाले ने बताया, हुजूर, सबसे पहले ये बात मैंने एक पर्दे के पीछे बैठे एक नौकर से सुनी थी जो खुद को मंत्री का भतीजा बताता था। गहरी साजिश, दरबार के भीतर का खेल। बीरबल ने उसी नौकर का पता लगाया, नाम था इब्राहिम।
उसे बीरबल ने दरबार में तलब किया। बीरबल, तुमने किससे सुना कि मैं गद्दी लेने वाला हूं? इब्राहिम, हुजूर, मैंने तो वही कहा जो मुझे मेरे साहब ने कहा। नवाब खैरुद्दीन। अब बीरबल समझ चुके थे, जो दरबार में सबसे जोर से चिल्लाता है वही कई बार सबसे बड़ा अफवाहबाज होता है। अफवाह का मुकदमा, अदालत की रंगत बदल गई। बीरबल ने अगली सुबह एक विशेष जनसुनवाई रखवाई, जिसमें आम जनता भी आ सकती थी। पूरा चौक भरा हुआ था। बीरबल ने मंच पर चढ़कर कहा, आज हम राज्य की सबसे खतरनाक बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं, अफवाह। उन्होंने नवाब खैरुद्दीन को बुलाया और वही सवाल किया, आपने किस आधार पर कहा कि मैं गद्दी लेने वाला हूं? खैरुद्दीन बहाने बनाने लगा, हुजूर, मैंने तो सुनी सुनाई बात दोहराई थी। बीरबल ने भीड़ की ओर इशारा किया, क्या हम ऐसे दरबारी को मंत्री माने जो कान से सोचता हो और जुबान से आग उगलता हो? करारा जवाब, बीरबल की गूंगी सभा। बीरबल ने कुछ अजीब किया। अगले दिन उन्होंने दरबार को गूंगी सभा घोषित कर दिया। कोई भी दरबारी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता था। हर कोई तब तक मौन रहेगा जब तक उसे लिखित अनुमति न हो। 3 दिन बाद दरबार ऐसा लगने लगा जैसे किताबों की लाइब्रेरी हो। चौथे दिन खुद अकबर बोले, बीरबल, ये कौन सी व्यवस्था है? दरबार मौन में कैसा चलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अफवाहें ज्यादा और प्रमाण कम हो वहां मौन ही सबसे सुरक्षित शासन होता है। अफवाह का अंत, व्यंग्य और विद्रोह की सीमा। खैरुद्दीन को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह एक नया दरबारी चुना गया जो वाक्पटु तो था पर विवेकशील भी। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे मौन ने मेरी सल्तनत की आवाज बचाई है। बीरबल बोले, जहां पनाह कुछ बातें कहने से नहीं, रोके जाने से समझ में आती हैं। अफवाहों को जुबान नहीं, दिशा चाहिए। अंतिम दृश्य। दरबार फिर से खुला, हंसीमजाक भी लौटा। बीरबल ने आखिरी में मंच से कहा, अफवाहें जंगल की आग जैसी होती हैं, कब, कहां और किसे जला दें पता नहीं, लेकिन अगर आग लगाने वाले की पहचान हो जाए तो बुझाने में देर नहीं लगती। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और बादशाह के बीच बिकी हुई सुबह। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार गुलाब की भीनी खुशबू से महक रहा था। बाहर बाग में कोयलें कुहक रही थीं और भीतर दीवाने खास में मंत्रियों की आवाजें गूंज रही थीं। पर उस दिन कुछ अजीब था। सुबह होते ही बादशाह ने दरबार नहीं लगाया। ना कोई फरमान, ना कोई सभा। बीरबल को यह बात खटकी। बीरबल ने हाजिर होकर पूछा, हुजूर, क्या तबीयत नासाज है? अकबर ने लंबी जम्हाई लेते हुए कहा, बीरबल, अब दरबार नहीं लगेगा। मैंने अपनी ये सुबह बेच दी है। बीरबल चौंक उठा, बेच दी? किसे? अकबर मुस्कराया, एक व्यापारी आया था, नाम था मोहम्मद शरीफ। उसने कहा कि वो मेरी सुबह खरीदना चाहता है, मतलब मेरी सुबह का समय, मेरे विचार, मेरा ध्यान सब उसका होगा। बदले में उसने मुझे 3 बोरे सोने के सिक्के दिए। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, मगर जहां पनाह, सुबह कोई चीज नहीं जो बेची जा सके। ये तो आपके दिन की शुरुआत है, आपके निर्णयों की नींव। अकबर ने तिरछी नजर से देखा, बीरबल, क्या तुम्हें अपने राजा की बुद्धिमानी पर शक है? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, शक नहीं, चिंता है। कोई व्यापारी आपकी सुबह क्यों खरीदेगा, यह बात चुभ रही है। अकबर बोले, यही तो मजा है बीरबल। उसने कहा, आज से मेरी सुबह उसकी होगी और मैं उसके आदेश पर चलूंगा।
वह तय करेगा कि मैं किससे मिलूं, क्या सोचूं, क्या खाऊं। और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसे मेरी ताजपोशी के बदले मिला लिखित करार है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, मैं उस व्यापारी से मिलना चाहता हूं। दरबार में घुसा सुबह का खरीदार मोहम्मद शरीफ, एक रेशमी अचकन पहने, जहर सी मुस्कान वाला, नफासत से सजे बालों वाला आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे दो मुंशी भारी संदूक लिए चल रहे थे। अकबर ने उसे सम्मान से बुलाया, शरीफ साहब, ये रहे हमारे बीरबल, जिन्हें हमेशा शक रहता है कि लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं। शरीफ ने बीरबल को देखा और कहा, आपको शायद पता नहीं, मैंने बादशाह की सुबह बहुत सोच समझकर खरीदी है। सुबह किसी भी राजा का सबसे अहम समय होता है और मैं चाहता हूं कि इस समय वह मेरे फायदे की बातें सोचे। बीरबल बोला, और अगर बादशाह आपका फायदा न चाहें तो? शरीफ मुस्कराया, तो करार कहता है कि वह अपनी सुबह के मालिक नहीं रहेंगे। सुबह मेरी होगी और मेरे हक में इस्तेमाल होगी। बीरबल चुप रहा। उसने अकबर की तरफ देखा, हुजूर, क्या आपने सचमुच यह करार किया? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैंने वह करार हस्ताक्षर करके इस संदूक में रखवाया है। बीरबल ने एक पल आंखें बंद कीं और फिर कहा, तो फिर मुझे आज आपकी सुबह वापस चाहिए। मुझे उसे खरीदना है। अकबर चौंके, तुम खरीदोगे? शरीफ बोला, नहीं, अब मेरी है। कोई और नहीं खरीद सकता। बीरबल ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें कुछ मुहरें थीं। ये मेरी पूरी संपत्ति है। मैं इसे उस सुबह के लिए देना चाहता हूं। शरीफ हंसा, बीरबल, तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं जो सुबह को उपयोगी बनाए। मैं चाहता हूं कि मेरा दिन बादशाह की सोच से शुरू हो। तुम क्या कर सकते हो? बीरबल ने कहा, मैं उस सुबह को आजाद कर सकता हूं। सुबह की बोली शुरू। बीरबल ने सुझाव दिया कि सुबह की नीलामी होनी चाहिए। जो सबसे अच्छी दलील देगा कि उसे यह सुबह क्यों मिलनी चाहिए, वही उसका मालिक कहलाएगा। दरबार में चुप्पी छा गई। अकबर ने कहा, ठीक है, पर शर्त यह है, जो हारेगा वह अगले 5 साल तक सुबह के किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शरीफ बोला, मंजूर। नीलामी शुरू हुई। शरीफ ने कहा, मैं बादशाह की सुबह खरीदकर अपने व्यापार में लगाऊंगा। जब बादशाह मेरे लिए सोचेंगे तो मेरी नाव सोने से भर जाएगी और उनका खजाना भी भरता रहेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर बादशाह की सुबह बिक गई तो उनकी सोच उनकी नहीं रहेगी। फिर वो न्याय नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके हर फैसले में तुम्हारी मर्जी होगी। क्या एक राजा अपनी सुबह सिर्फ एक आदमी को दे सकता है? शरीफ मुस्कराया, और क्या बीरबल उसे वापस खरीद सकता है? बीरबल बोला, नहीं, मैं उसे आजाद करा सकता हूं। जैसे सुबह सूरज की होती है, वैसे ही बादशाह की सोच भी स्वतंत्र होनी चाहिए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कराए, तो क्या तुम इस आजादी की कीमत बता सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ। मैं हर सुबह आपको एक ऐसा सवाल दूंगा जो आपको खुद से पूछना होगा। अगर आप उसका जवाब खुद दे सके तो सुबह आपकी, वरना आपकी सुबह फिर से बिक जाएगी, लेकिन इस बार पूरे साम्राज्य में। बिक गई होती सुबह अगर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, फिर शरीफ की ओर। ठीक है, बीरबल, तुम कल सुबह सबसे पहले आओ और अपना सवाल पूछो। अगली सुबह बीरबल हाजिर हुआ। उसने सिर्फ एक पंक्ति बोली, अगर आप राजा ना होते तो क्या शरीफ आपको फिर भी खरीदता? अकबर चुप रहे। बीरबल ने कहा, यही फर्क है, हुजूर। उसने सुबह नहीं खरीदी थी, उसने ताज खरीदा था।
और जो ताज को सुबह समझे उसे व्यापार का हक नहीं, सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज से मेरी हर सुबह तुम्हारी होगी, लेकिन सिर्फ सवालों के लिए, जवाब के लिए नहीं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मुसाफिर जो हर रात एक अलग नाम से सोता था। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना सराय था, दरबार से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन रास्ता इतना सुनसान कि अक्सर लोग रात को वहां रुकने से कतराते थे। फिर भी बाहर से आने वाले व्यापारी, सिपाही, पुजारिया और तीर्थयात्री वहां रात बिताते थे, क्योंकि वो इकलौता ठिकाना था जहां छत और रोटियां दोनों मिल जाती थीं। इस सराय का रखवाला था मुश्ताक खां। उम्र होगी कोई 55, मगर आंखें इतनी तेज कि रात को बिना चिराग के आदमी की नीयत पहचान ले। वो हर रात मुसाफिरों का नाम, गांव और काम अपनी पुरानी रजिस्टर में दर्ज करता था। नियम सख्त था, पर उसका दिल नरम। एक रात एक अजनबी आया। ऊंची कदकाठी, साफ लखनवी अंगरखा, मखमली जूती और चेहरे पर न तो मुस्कान थी न ही शिकन। बस एक ठंडी सी शांति, जैसे वो कुछ न कहकर भी सब बोल देना चाहता हो। नाम? मुश्ताक ने पूछा। इब्राहिम खान, उस अजनबी ने कहा, और रजिस्टर में नाम दर्ज करवाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगली रात वही आदमी फिर आया। वही चेहरे की गहराई, वही चाल, वही मखमली जूती, लेकिन नाम बदला। रहमान अली, उसने कहा। मुश्ताक की भौहें तन गईं। तीसरी रात वो फिर आया, इस बार गुलाम ज़हीर बनकर। अब मुश्ताक को यकीन हो गया कि यह कोई मामूली मुसाफिर नहीं। चौथी रात वो खुद जागता रहा, निगाहें दरवाजे पर। वो आया और नाम बताया, साहिब मीर। मुश्ताक ने झटपट उसे कमरा दिया और चुपचाप दरबार में खबर भिजवा दी। दरबार में हंगामा। अगले ही दिन मुश्ताक अकबर बादशाह के सामने पेश हुआ। दरबार में बीरबल, राजा टोडरमल, मिर्जा अली और बाकी दरबारी भी मौजूद थे। जहां पनाह, मुश्ताक ने कहा, एक अजनबी रोज मेरे सराय में आता है। रोज नया नाम बताता है, पर चेहरा और चाल बिल्कुल एक जैसी। हर रात कमरे में दरवाजा बंद कर कुछ गजब की हरकतें करता है, कभी श्लोकों का जाप, कभी फारसी में दुआएं, कभी अजीब चित्रों को घूरता है। मुझे डर है कि यह कोई जासूस या विद्रोही हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में जिज्ञासा चमकी। मुश्ताक, आज रात मुझे उस अजनबी से मिलवाओ, लेकिन गुपचुप। रात का रहस्य। उसी रात बीरबल ने भेष बदला, पुराने फकीर की तरह। हाथ में एक लकड़ी, चेहरे पर झुर्रियों का झूठा जाल और आंखों में उतनी ही चतुराई जितनी बादशाह के सामने होती थी। वह सराय पहुंचा और मुश्ताक के इशारे पर उसी अजनबी के पास वाले कमरे में रुका। रात ढलते ही बीरबल ने उस मुसाफिर के कमरे की हल्की सी झिर्री से झांका। वो मुसाफिर एक मोमबत्ती जलाए बैठा था। सामने लकड़ी की छोटी मेज पर एक बड़ा कागज था, जैसे कोई नक्शा हो। वह कागज पर कुछ नाम लिखता, फिर उन्हें काट देता। हर नाम एक अलग लिपि में, कभी फारसी, कभी संस्कृत, कभी ब्राह्मी। फिर वह आंखें बंद कर लेता और धीमे स्वर में कहता, आज मैं यतीन्द्रनाथ हूं, कल मैं हसन अली बनूंगा, और फिर कोई और। बीरबल के मन में शंका गहराई। क्या यह पागल है, या फिर कोई गूढ़ विद्वान, या फिर कोई खुफिया राज? अगली सुबह बीरबल का पहला वार। सुबह होते ही बीरबल ने उसे टोक दिया। ए मुसाफिर, एक बात पूछूं? पूछो, उसने बिना चौंके कहा। तुम हर रात नाम क्यों बदलते हो? क्या तुम्हें अपना असली नाम याद नहीं? उसने मुस्कराकर कहा, नाम तो कपड़े हैं, और मैं हर दिन अलग सोच पहनता हूं।
जब सोच बदलती है, नाम बदल जाता है। बीरबल ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वहां कोई अपराध नहीं था, कोई डर भी नहीं, बस एक गहरा दुख। तो तुम अपने दुख से भाग रहे हो? मैं अपने आप से भाग रहा हूं। हर नाम एक कोशिश है, खुद से आजादी की। बीरबल ने किया पर्दाफाश। बीरबल ने उसे दरबार बुलवाया। अकबर ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और रोज नाम क्यों बदलते हो? उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जो कल था, पर उस मैं को जी नहीं पाया। आज एक और नाम है, ताकि शायद नया जीवन मिले। ये पहेलियां मत बुझाओ। अकबर गरजे, तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं नजीर अहमद हूं, बादशाह सलामत। कभी आपके ही एक सूबेदार का बेटा था, मगर एक युद्ध में सब कुछ गवा दिया। पहचान, रिश्ता, घर सब छूट गया। मैं रोज एक नया नाम इसलिए चुनता हूं ताकि कल की पहचान के स्खम आज न उभरें। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह आदमी न अपराधी है न जासूस। यह तो बस एक टूटा हुआ आईना है जो हर रोज अपने टुकड़े जोड़ने की कोशिश करता है, एक नए नाम के साथ। अकबर का निर्णय। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, इस आदमी को किसी सजा की नहीं, एक नई जिंदगी की जरूरत है। बीरबल, इसे शाही पुस्तकालय में एक नई पहचान दो। यह जितने नाम लिखना चाहे लिखे, शायद यही इसकी खोज का रास्ता हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा, आज से तुम वही हो जो खुद बनना चाहते हो। लेकिन याद रखो, सबसे कठिन नाम वही होता है जिसे खुद कहा जाता है। कहानी का अंत। नजीर अहमद, या जो भी वह हर रात बनता था, शाही पुस्तकालय का सहायक बना। किताबों में उसे फिर से जीवन मिला। उसने अपने लिए एक नाम चुना जो हर दिन बदलता नहीं था, स्वयं। और बीरबल अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, कभी कभी नाम बदलना पाप नहीं, आत्मा की पुकार होती है। मगर उस पुकार में अगर सच्चाई हो, तभी दरबार उसे माफ करता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो बच्चे जो खुद को दरबार का गुप्तचरों का प्रमुख मानते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सजीव था, जैसे हमेशा होता था। दरबार में पंडितों की चर्चा, सेनापतियों की रणनीति, कारीगरों की अद्भुत कारीगरी और कवियों की कविताएं गूंज रही थीं। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे और बादशाह अकबर भी पूरे ध्यान से राज्य के मसलों पर निर्णय ले रहे थे। इसी दौरान महल के बाहर अचानक हलचल मच गई। रुको, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। एक कड़क आवाज आई। कुछ ही क्षणों में 4 बच्चे, करीब 10 से 12 साल की उम्र के, दरबार के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उन्होंने रंगीन पगड़ियां पहनी थीं, कमर पर लकड़ी की तलवारें थीं और आंखों में आत्मविश्वास। हम दरबार के गुप्तचरों के प्रमुख हैं, उनमें से सबसे लंबे बच्चे ने कहा, और हमें बहुत जरूरी सूचना बादशाह को देनी है। सुरक्षा रक्षकों ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब बच्चों की जिद बढ़ती गई और उन्होंने गुप्त दस्तावेज दिखाने की बात की, तो दरबार में हल्का शोर फैल गया। अकबर ने खुद रक्षकों को इशारा किया, इन्हें अंदर लाओ। ये कौन सी गुप्त सेना है जो हमें ही नहीं मालूम? बच्चे गर्व से सीने तानकर दरबार में दाखिल हुए। सबसे छोटा बच्चा आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हमारा नाम है बालगुप्तचर संघ। हम 4 गुप्तचर हैं और बीते 1 महीने से आपके ही महल के आसपास जासूसी कर रहे हैं। ओह, अकबर मुस्कुराए, और तुम्हें किसने नियुक्त किया? स्वयं हमने, वह बच्चा बोला, क्योंकि इस दरबार में कोई हमारी तरह सजग नहीं। बीरबल ने कुर्सी पर थोड़ा झुकते हुए पूछा,
तो फिर तुम्हारी जासूसी ने क्या कुछ पता लगाया? हे बालगुप्तचरों के प्रमुखों, सबसे लंबा बच्चा आगे आया। उसकी आवाज में नाटकीयता थी। हमने पता लगाया है कि महल के भीतर ही कोई आदमी हर रात 2 फलों की चोरी करता है, एक सेब और एक अनार। वो महल के बाग से चुराए जाते हैं और सुबह कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाता। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। क्या हमें सच में किसी ने नहीं बताया? बीरबल हंसे, नहीं जहांपनाह, शायद किसी ने सेब और अनार को राजकीय संपत्ति नहीं समझा। एक दूसरा बच्चा बोला, हमने एक और बात पकड़ी है। शाही रसोई में एक बावर्ची रात के वक्त मिठाई छिपाकर खाता है और सुबह कहता है कि चूहे खा गए। अब दरबार में हंसी फैलने लगी थी। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, और तुम्हारा उद्देश्य क्या है इन खबरों से? सबसे छोटा बच्चा बोला, हम चाहते हैं कि हमें शाही गुप्तचर विभाग में नियुक्त किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी गुप्त खबरें नगर के कवियों को दे देंगे। वे गाथा बनाएंगे, राजा का सेव और बावर्ची की मिठाई। बीरबल मुस्कराए, लेकिन अकबर ने अपनी ठोड़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, क्या इन्हें कोई परीक्षण देना चाहिए? आखिर दरबार में कोई पद खाली नहीं मिलता यूं ही। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं इजाजत चाहता हूं एक चतुराई भरी परीक्षा लेने की। परीक्षा की तैयारी। अगले दिन बच्चों को फिर से बुलाया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के भीतर 10 चीजें गलत जगहों पर रखी जाएंगी और उन्हें बिना किसी मदद के सिर्फ 2 घंटे में ढूंढना होगा। बीरबल ने खुद योजना बनाई। बादशाह का सिंहासन थोड़ा टेढ़ा कर दिया, दीवार पर टंगी एक पेंटिंग को उल्टा कर दिया, दरबार के वजीर की कुर्सी पर मोहरों की थैली रख दी, शाही मुहर को बक्से के नीचे छुपा दिया, और ऐसे ही छोटी छोटी कई गड़बड़ियां दरबार में की। बच्चों ने जांच शुरू की। सबसे बड़ा लड़का दीवारों के निशानों को देखता गया। दूसरा बच्चा पंखे की गति को देखकर बोला, पंखा धीमा चल रहा है, शायद किसी ने उसमें कुछ छिपाया हो। छोटे बच्चे जमीन की दरारों को खंगालते रहे, और जब 2 घंटे पूरे हुए तो उन्होंने 9 चीजें सही सी बताईं, लेकिन एक को नहीं पकड़ पाए। तुमने लगभग सब सही बताया, बीरबल बोले, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज छूट गई। कौन सी? वे चारों चौंके। बीरबल ने कहा, आज बादशाह अकबर अपनी पारंपरिक अंगूठी नहीं पहने हुए हैं। ये छोटी बात लगती है, पर एक गुप्तचर को ऐसे छोटे बदलाव सबसे पहले पकड़ने चाहिए। बच्चे एकदम शांत हो गए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी मेहनत और साहस प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि बीरबल तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करें। बालगुप्तचर संघ का गठन। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि इन बच्चों को नगर के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा, जहां वे सजग रहकर रोजमर्रा की घटनाओं का निरीक्षण करें। वे राजकीय पुस्तकालय में आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उनकी बातों को गुप्तचर विभाग गंभीरता से लेगा। लेकिन एक शर्त रखी गई, तुम्हें गुप्त रहना होगा। बीरबल बोले, कोई नहीं जानेगा कि तुम दरबार के नए गुप्तचर हो। बच्चे खुश हुए और धीरे धीरे नगर भर में अपनी गतिविधियों में जुट गए। उनकी रिपोर्टें रोचक होती थीं। किसी दुकानदार की नकली तुला, किसी फकीर की झूठी भविष्यवाणियां, या फिर किसी सेठ की दुकान में दिखावटी दान। लेकिन एक दिन, 3 महीने बाद एक दिन बीरबल को एक चिट्ठी मिली। बीरबल जी, अब एक गंभीर मामला सामने है। एक व्यापारी हर रोज रात को घर में किसी से गुप्त बातें करता है और हर रात उसके घर की खिड़की से किसी दूसरे बच्चे की आवाज आती है। हमने उस बच्चे को देखा नहीं, पर उसकी बातें हम सुन चुके हैं। हमें शक है वो कोई जासूस है। बीरबल और अकबर चौंक उठे। बीरबल बोले, लगता है हमारी गुप्तचर शाखा अब असली रहस्यों में घुस रही है। अकबर बोले, लेकिन ये बच्चा कौन है? कहीं ये उन्हीं में से तो नहीं जो खुद को गुप्तचर नहीं मानते?
बीरबल गंभीर हो गए और उसी रात बीरबल खुद उन बच्चों के साथ छिपकर उस व्यापारी के घर पहुंचे। दरवाजे के पीछे जो देखा गया वो चौंकाने वाला था। खिड़की के पीछे एक हल्की रोशनी में एक आदमी बैठा था और उसके सामने एक और बच्चा जो दरबार का सदस्य नहीं था उसे रहस्यमयी बातें बता रहा था। वो कह रहा था, अगले हफ्ते जब दरबार में विदेशी व्यापारी आएंगे तो बादशाह को ये न बताना कि वे पहले से शर्तों पर सहमत हैं, वरना सारा लाभ अकबर को मिलेगा। बीरबल के चेहरे पर सख्ती आई। जहां पनाह उन्होंने धीरे से कहा, हमें अब इन बच्चों की मदद से ही असली जासूस पकड़ना होगा। अकबर ने बच्चों की आंखों की चमक और आत्मविश्वास को देखकर बीरबल की ओर देखा और मुस्कराए। बीरबल, ये तो तुम्हारी गद्दी छीनने आए हैं। अब बताओ, क्या इनका दावा जांचा जाए? बीरबल ने गर्दन झुकाकर विनम्रता से कहा, हुजूर, ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। इनका आत्मविश्वास कहता है कि या तो ये गहरी समझ रखते हैं या गहरी शरारत। दरबार में निर्णय लेने से पहले इनकी परीक्षा लेना उचित होगा। अकबर ने ताली बजाकर कहा, तो यही तय रहा। आज से 3 दिन तक तुम्हें अपनी जासूसी क्षमताएं सिद्ध करनी होंगी। बीरबल हर दिन एक चुनौती देंगे। अगर तुम सब उन्हें पार कर गए तो तुम्हें गुप्तचर प्रमुख की उपाधि मिलेगी। चारों बच्चों ने सलाम ठोका और एक साथ बोले, हुक्म की तामील होगी जहांपना। पहला दिन दरबार में गायब चीज। बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों और सेवकों से कहा, कल सुबह दरबार खुले उससे पहले मैं यहां से एक चीज गायब करूंगा। तुम चारों को बताना होगा कि वो क्या थी, कहाँ रखी थी और क्यों हटाई गई। अगली सुबह बच्चे सूरज उगने से पहले दीवाने खास के बाहर पहुंच गए। उन्होंने जमीन की धूल तक को परखा, खंभों को गिना, दीपक के तेल तक को सूंघा। 1 घंटे की पड़ताल के बाद सबसे छोटा लड़का बोला, यहां दरबार के पूर्वी कोने में एक सफेद संगमरमर की तश्तरी रखी थी जिसमें रोजाना 2 गुलाब रखे जाते थे। आज वो नदारद है। बीरबल ने ताली बजाकर कहा, सही पकड़ा। मगर ये बताओ, तुम्हें इसका पता कैसे चला? बच्चों ने जवाब दिया, तश्तरी के चारों ओर धूल की हल्की रेखा थी जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था और दीवार पर हल्की सी नमी का घेरा था जो ताजे फूलों से निकलती है। इससे हम समझे कि वहां कुछ होता रहा है। दरबार चकित रह गया। दूसरा दिन नकली सिपाही की पहचान। बीरबल ने अगले दिन 16 सिपाहियों की परेड कराई। उनमें एक नकली था जिसे जानबूझकर दरबार में रखा गया था। वेश, चाल, व्यवहार सब असली सिपाही जैसा, पर एक छोटी सी गलती के साथ। बच्चे करीब गए, सबके जूते, कटार, मुद्रा, पसीना तक जांचा। फिर सबसे बड़ा बच्चा बोला, यह 14वां सिपाही नकली है। इसकी तलवार की धार उल्टी है। यह दिखाने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। सच यही था। बीरबल मुस्कराए, तुम्हारी आंखें सच्चे गुप्तचर जैसी हैं। तीसरा दिन गूंगे की गवाही। तीसरे दिन बीरबल ने एक आदमी को दरबार में लाया, एक मूक व्यक्ति जो इशारों में बोलता था। बीरबल ने कहा, यह आदमी कह रहा है कि उसने कल रात दरबार के खजाने के पास एक अजनबी को देखा, पर वो बोल नहीं सकता। अब तुम्हें उसका बयान समझकर बताना है। बच्चों ने आदमी के इशारों को ध्यान से देखा। उसकी आंखें बाईं ओर उठती, हाथ जेब की ओर जाते, फिर वह 3 उंगलियां दिखाता और मुट्ठी बंद करता। कुछ देर खामोशी रही, फिर एक बच्चा बोला, वो कहना चाहता है, मैंने कल रात 3 अजनबी देखे जिनमें एक ने खजाने की ओर इशारा किया और जेब में कुछ रखा। बीरबल चौंके। यही बात उस आदमी ने बीरबल को इशारों में अलग से बताई थी। अकबर ने उछलकर कहा,
अद्भुत। बीरबल, लगता है अब तुम्हारी जगह खतरे में है। बीरबल ने मुस्कराते हुए बच्चों से कहा, अब मेरी आखिरी परीक्षा तुम्हारे इरादों की। अंतिम परीक्षा, असली इरादा। बीरबल ने बच्चों से पूछा, अब सच बताओ, दरबार में आने और ये सब करने का असली मकसद क्या था? बच्चों ने एक दूसरे को देखा और सबसे छोटा आगे बढ़कर बोला, हमारा गांव दिल्ली से बहुत दूर है। वहां डाकू अक्सर आते हैं। हमारे बड़े अधिकारी शिकायतें सुनते नहीं। हमें बताया गया कि अगर बीरबल साहब तक बात पहुंचे तो जरूर कुछ हल होगा, मगर सीधे आना संभव नहीं था, इसलिए ये सब नाटक किया ताकि हम आपसे मिल सकें। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, ये बच्चे गुप्तचर प्रमुख न बने, पर इन्हें गुप्तचर विभाग का विशेष बालदूत जरूर बनाया जाए, और इनका गांव अब मेरे संरक्षण में रहेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यही वजह है कि तुम कभी दरबार से बाहर नहीं हो सकते। चारों बच्चों को सम्मान पत्र और बीरबल का सान्निध्य मिला। उनकी शिकायत सुनी गई, गांव में सुरक्षा दस्ते भेजे गए और वो लौटे नए जोश के साथ, अपने गांव के असली नायक बनकर। अगली नई कहानी, बीरबल और गली के नुक्कड़ वाला मोची। एक बार की बात है। गर्मियों की एक दोपहर थी और लाल किले के भीतर बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान में सजा था। पर इस बार कुछ अलग था। बीरबल दरबार में बहुत गहरे सोच में डूबे बैठे थे। उनकी आंखों में सवाल था और माथे पर हल्की सी चिंता की लकीरें। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या बात है? आज तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कहीं किसी ने तुम्हारे घर का पानी तो नहीं काट दिया? दरबार में हल्की हंसी गूंजी, पर बीरबल मुस्कुराए नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, बात घर की नहीं, सड़कों की है। सड़कों की मतलब? जहां पनाह, बीरबल बोले, मैं आज सुबह आम कपड़े पहनकर नगर भ्रमण पर गया था। तभी मुझे एक गली के नुक्कड़ पर बैठा एक मोची दिखा। उसके पास ग्राहक नहीं थे, फिर भी वह बेहद आत्मविश्वास से भरे शब्दों में खुद को सबसे बड़ा विचारक कह रहा था। अकबर की भौहें उठ गईं। मोची और विचारक, दिलचस्प है। आगे? बीरबल बोले। उस मोची ने कहा, मैं राजा से बड़ा हूं क्योंकि मैं पैरों की देखभाल करता हूं और राजा सिर की। इंसान सिर से नहीं, पैरों से चलता है। सिर ऊंचा रखने का कारण पैर हैं। इसलिए असली राजा तो मैं हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन बीरबल ने अपनी गंभीरता नहीं छोड़ी। और आपकी चिंता का कारण? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, वह केवल मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में मानता है कि राजा को राजमहल से उतरकर गली के नुक्कड़ तक आकर उससे सीखना चाहिए कि शासन क्या होता है। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, तो फिर चलो, सीख लेते हैं उससे। मोची की पाठशाला। अकबर और बीरबल अगले दिन साधारण वस्त्र पहनकर उस गली में पहुंचे। मोची वहीं बैठा था, फटी चप्पलों के ढेर के बीच, हाथ में ब्रश और पॉलिश। उसने दोनों को देखा और बिना पहचान के कहा, बैठिए जनाब, जीवन की मरम्मत भी करता हूं, चप्पलों की भी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हमें जीवन की मरम्मत चाहिए। मोची हंसा। तो फिर कान खोलकर सुनिए। पहला नियम, जो नीचे है वही सबसे ऊपर ले जा सकता है। राजा सिर से चलता है, लेकिन सिर को सड़क पर चलाने वाले पैर हैं। और पैर को चलाते हैं हम जैसे लोग जो जमीन से जुड़े हैं। अकबर चौंके। बीरबल ने मोची की बातों में रुचि दिखाई। और दूसरा नियम? बीरबल ने पूछा।
दूसरा नियम, अगर नाल सही से न जड़ी हो तो चप्पल चाहे सोने की हो टिकेगी नहीं। ठीक वैसे ही अगर एक राज्य में निचले स्तर के लोग दुखी हैं तो महल का सिंहासन भी हिल सकता है। अब की बार अकबर गंभीर हो गए। और तीसरा नियम, अकबर ने खुद पूछा। मोची ने बीरबल को देखा और बोला, तीसरा नियम तुम्हारे दोस्त के लिए है, जब तक जूता किसी के पाँव में न पहना जाए तब तक उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। न्याय केवल किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। बीरबल की परीक्षा। अकबर दरबार लौटे और उसी शाम एक विचित्र आदेश निकला। दरबार के सभी मंत्रियों को नगर के विभिन्न क्षेत्रों में एक दिन तक मजदूर, दुकानदार, मोची, धोबी और सब्जी वाले बनकर काम करना होगा। बीरबल को वही मोची बनकर गली के नुक्कड़ पर दिन बिताना था। बीरबल ने आदेश का पालन किया। अगले दिन वह उसी स्थान पर बैठ गए, वही गंदे कपड़े, वही औजार। लोग उन्हें पहचान नहीं सके और कुछ ने तो उनके चेहरे पर थूकते हुए उन्हें झूठा और ठग तक कह दिया। एक महिला ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा, तेरे जैसे हर नुक्कड़ पर हैं, झूठे दर्शन बांटते हो। शाम तक बीरबल थक चुके थे पर उनके चेहरे पर संतोष था। दरबार में जब अकबर ने सभी मंत्रियों से अनुभव पूछा तो सबने अलग अलग कहानियां सुनाई, अपमान, संघर्ष, भूख, असहायता। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मैं समझ गया हूं उस मोची की बात कितनी गहरी थी। एक दिन उस गली में बैठकर जो मैंने सीखा वह किसी किताब में नहीं। मोची का बुलावा। अकबर ने उसी मोची को दरबार में बुलवाया। उसे सम्मानित आसन पर बिठाया गया। दरबारियों ने हंसी उड़ाने की कोशिश की पर अकबर ने उन्हें रोका। मोची, हम सबने तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीखा। अब तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मांगो, क्या चाहिए? मोची बोला, जहां पनाह, मुझे सिर्फ ये वादा चाहिए कि आपके फैसले उन पैरों के लिए हों जो रोज सड़क पर चलते हैं, जो हर दिन धूप में जलते हैं और कभी ताज नहीं पहनते। मैं चप्पलों की मरम्मत करता हूं, आप जीवन की। दोनों अगर सही से करें तो रास्ते आसान हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक नई समझ की चमक थी। हर गली, हर नुक्कड़ कोई पाठशाला हो सकती है। शासन ऊपर से नहीं, नीचे से चलता है। न्याय केवल ऊंचाई से नहीं, ज़मीनी अनुभव से आता है। सीख। जो सबसे नीचे दिखते हैं वे अक्सर सबसे ऊपर की समझ रखते हैं। सच्चा शासक वही है जो पैरों से लेकर सिंहासन तक हर स्तर को समझे। अगली नई कहानी। बीरबल और वो खजांची जो सिक्कों से बात करता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। दरबार का मुख्य खजांची ख्वाजा उस्मान एक बेहद जिम्मेदार और ईमानदार आदमी माना जाता था, लेकिन हाल ही में उसके व्यवहार में एक अजीबोगरीब बदलाव आ गया था। अब वह दरबारियों से कम और खजाने के सिक्कों से ज्यादा बातें करता था। जब भी कोई दरबारी खजाने से भुगतान लेने जाता, वह खजांची पहले सिक्कों से सलाह लेता, फिर उत्तर देता। इन 3 सिक्कों ने अभी कहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, या यह चांदी का रुपया कहता है कि तुम अभी अभी झूठ बोले हो। शुरू में सबको लगा कि यह कोई मजाक है, पर जब 1 महीने तक यह सिलसिला चला तो बात बादशाह अकबर तक पहुंची। दरबार में सवालों की गूंज। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, खजांची उस्मान एक बुद्धिमान और सच्चरित्र व्यक्ति रहा है, पर अब वह सिक्कों से बात करने लगा है। क्या यह कोई चाल है या वह पागल हो गया है? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, कभी कभी सिक्कों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। इजाजत हो तो कल खजाने में जाकर कुछ निरीक्षण कर लूं। अकबर ने हामी भरी।
बीरबल की पहली जांच। अगली सुबह बीरबल दरबार के प्रमुख सिपाही और एक गुप्तचर के साथ खजाने में पहुंचा। उस्मान अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ बैठा था और चांदी के एक सिक्के को कान के पास रखकर कुछ सुन रहा था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मियां खजांची, ये सिक्का क्या कह रहा है? उस्मान बोला, हजरत बीरबल, यह सिक्का कहता है कि अभी अभी किसी ने झूठा हिसाब जमा किया है। बीरबल ने उसकी टेबल पर रखा हिसाब देखा, फिर मुंशी के रजिस्टर की तुलना की। दोनों मेल नहीं खा रहे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि मुंशी के हिसाब में 300 चांदी के सिक्के ज्यादा दिखाए गए थे, जबकि असल में वे कम थे। सिक्कों की चुप्पी में राज छुपा था। बीरबल ने 2 दिनों तक खजांची के पास बैठकर देखा। उस्मान वाकई किसी से कम बात करता था, पर जब भी कोई लेन देन होता, वह पहले कुछ सिक्कों को उठाता, ध्यान से देखता, उन्हें उलट पलट कर जांचता और फिर निर्णय लेता। बीरबल को यकीन हो गया कि ये सिर्फ दिखावे की हरकत नहीं है। कुछ तो है जिसे वह जानता है। तीसरे दिन बीरबल ने सब दरबारियों को बुलवाया और एक खास दरबारी, जो अक्सर अतिरिक्त भुगतान की कोशिश करता था, को बुलवाया। उस्मान ने उसके दिए रसीद को देखकर सिर्फ इतना कहा, ये सिक्का कह रहा है कि यह आदमी झूठा है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने तुरंत सिक्कों की जांच शुरू की। कुछ सिक्कों पर बेहद महीन खरोंच के निशान थे। कुछ सिक्कों का वजन हल्का था और कुछ पर किसी खास निशान की आकृति थी जो साधारण आंखों से नहीं दिखती थी। बीरबल ने एक बात समझ ली, उस्मान दरअसल सिक्कों से बात नहीं करता था, बल्कि उसने एक गुप्त प्रणाली बना ली थी जिससे वह यह जान पाता था कि किस सिक्के में हेराफेरी की गई है। वह इन संकेतों को सुनने और समझने का बहाना बनाकर बेईमान मुंशियों और दरबारियों को पकड़ रहा था। सच्चाई सामने आई। अकबर ने सबके सामने उस्मान से पूछा, क्या तुम सचमुच सिक्कों से बात करते हो? उस्मान ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, नहीं। मैं सिर्फ उनके निशानों को पढ़ता हूं। कुछ बेईमान मुंशी और दरबारी नकली या हल्के सिक्के वापस जमा कर देते थे। मैंने हर असली और नकली सिक्के को पहचानने का तरीका विकसित किया है और मैंने तय किया कि मैं बोलूंगा नहीं, बस दिखाऊंगा कि कैसे सिक्के खुद बोलते हैं। अकबर मुस्कराए। तो यह तुम्हारी समझदारी थी। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस खजांची ने चुप रहकर बेईमानी को हराया है। हर सिक्का बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए जो सही सुन सके। अकबर ने खजांची को इनाम दिया और उन मुंशियों को दंड दिया जिन्होंने गलत लेन देन किए थे। कहानी से सीख। सच्चाई की आवाज ऊंची नहीं होती, पर जो उसे समझता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। अगली कहानी शाही दीवाने खास में सुबह का दरबार सज चुका था। मखमली गलीचों पर बैठे वजीर, दरबारी, कवि और विदूषक अपनी अपनी पोशाकें संवारते हुए बादशाह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर चेहरा चमकता था, लेकिन आंखें कुछ पूछ रही थीं, आज बादशाह कुछ अलग मूड में हैं। दरबार के मुख्य द्वार से जब अकबर ने प्रवेश किया तो उनकी चाल कुछ खास आत्मविश्वास से भरी थी। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, मानो कोई नया खेल सोचकर आए हों। अकबर, आज का दरबार थोड़ा अलग होगा। आज से दरबार में एक नया नियम लागू होता है, अकबर ने ऐलान किया। हर दरबारी, मंत्री या सेवक को पूरी आजादी है कि वो बादशाह से कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी आलोचना कर सकता है, बिना डर, बिना सजा। एक दिन की आजादी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। यह बात सीधी नहीं लग रही थी। बादशाह इतना उदार, बिना किसी स्वार्थ के। बीरबल धीरे से, या तो कोई प्रयोग है या कोई शर्त लगी है।
पहला दरबारी उठता है। दरबार का सबसे डरपोक कवि गुलबकावली लाल डरते हुए खड़ा हुआ। गुलबकावली लाल, जहांपनाह, आपकी पोशाकों पर अक्सर इतने मोती होते हैं कि लगता है जैसे आप हीरा मंडी में पगडंडी बनाना चाहते हैं। अकबर हंस दिए। बहुत खूब, यही तो चाहिए था। खुलकर बोलो। सवालों की झड़ी। अब तो जैसे दरबारियों का दिल खुल गया। किसी ने कहा, जहांपनाह, आपके फरमानों की इतनी कच्ची कॉपी होती है कि मुंशी भी सिर पकड़ ले। दूसरे ने कहा, आपका शिकार करने का तरीका ऐसा है कि हिरन हंसकर भाग जाते हैं। अकबर सब सुनते रहे, हंसते रहे। अगले दिन की सुबह। अब दरबार खुली जुबान की आदत डाल चुका था। यह नियम एक दिन का था, लेकिन बात फैल चुकी थी। अब लोग हर रोज ताना कसने लगे थे। बीरबल चुप था, पर सब देख रहा था। मूर्खतापूर्ण बातें दरबार में घुसने लगीं। अब दरबार का माहौल अजीब हो गया था। वजीर आपस में बहस करने लगे थे। दरबारी खुलकर बकवास करने लगे। और सबसे अजीब, एक दिन खुद अकबर ने कहा, अकबर, मुझे लगता है मेरी आलोचना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। बीरबल मुस्कराते हुए, फिर तो जहांपनाह को मंदिर में बैठ जाना चाहिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की हदें पार। फिर एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, अब तुम भी मेरी आलोचना करो। खुलकर, जो मन में हो वही कहो। बीरबल ने आंखें उठाईं। बीरबल, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं दिल की बात कहूं? अकबर, हाँ, आज तुम्हें आदेश है, सच कहो, चाहे जितना भी कठोर हो। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, तो सुनिए, आज आपका दरबार एक बाजार बन गया है। और आप बादशाह नहीं, एक मनोरंजनकर्ता बन गए हैं। आपने दरबार को मजाक बना दिया है। सन्नाटा। अकबर की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध आया। फिर उन्होंने खुद को संयमित किया। अकबर, बहुत अच्छा। सच्ची बात कहने की हिम्मत दिखाई। मगर क्या इससे दरबार सुधरेगा? बीरबल, सुधरेगा नहीं, पर शायद पहले साफ करना पड़ेगा। बीरबल का अगला कदम बेमिसाल चालाकी। अगले दिन दरबार सजने से पहले बीरबल ने एक आदेश निकाला, आज का दरबार केवल सोचने वालों के लिए है। जो केवल मजाक उड़ाने आए हों वो बाहर रहें। और साथ में लिखा गया, बादशाह खुद सोचने की बजाय अगर सिर्फ सुनना चाहें तो वो भी एक दिन बाहर रहें। अकबर ने वो आदेश देखा और मुस्कराए। अकबर, तो बीरबल ने मुझे ही दरबार से बाहर कर दिया। बादशाह ने खुद को बाहर किया। अकबर ने बीरबल का आदेश माना और उस दिन दरबार में नहीं आए। पूरा दरबार भौचक्का। अकबर महल की बालकनी से देख रहे थे, बिना शोरगुल के दरबार शांत था। हर सवाल सोच समझकर पूछा जा रहा था। हंसी थी, पर तमीज के साथ। अकबर नीचे उतरे और दरबार के द्वार पर खड़े रहे। बीरबल ने उन्हें हाथ जोड़कर रोका। बीरबल, आज दरबार में वही आएंगे जो सोचने को प्राथमिकता दें। सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर, तो मैं कल आऊंगा, एक सोचने वाले की तरह। अगले दिन की सुबह नया दरबार। अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, बिना शाही पोशाक, बिना ताज, एक सामान्य नागरिक के रूप में। बीरबल, आज दरबार में एक नया राजा आया है जो सिर्फ सुनता नहीं, सोचता भी है। पूरा दरबार खड़ा हुआ, तालियों की गूंज में। अकबर, आज मुझे बीरबल ने शाही पाठ पढ़ाया है। अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने मुझे बाहर नहीं किया था,
मुझे भीतर लाने की तरकीब थी ये, और यह समझाने के लिए कि आलोचना का अधिकार तभी होता है जब उसमें जिम्मेदारी हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया। बीरबल जहांपनाह, राजा वही होता है जो दूसरों की बातें सुनने से पहले खुद अपने मन की भी सुन सके। कहानी का निष्कर्ष: आलोचना जरूरी है, पर सोच समझकर। हंसी भी होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा के साथ। राजा भी इंसान है, पर इंसान को राजा बनना पड़ता है, हर दिन हर फैसले में। अगली नई कहानी: बीरबल और टैक्स फ्री राज्य का खतरनाक खेल। एक बार की बात है, शाही बागों में टहलते हुए बादशाह अकबर की आंखों में कुछ नया करने की चमक थी। मौसम सुहाना था और राजधानी आगरा की गलियों में चहल पहल। मगर उस सुबह बादशाह के मन में एक नायाब प्रयोग का विचार घूम रहा था, एक ऐसा प्रयोग जो पूरे मुगल साम्राज्य की रीढ़ को हिला सकता था। दरबार में बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर मौन मुद्रा में बैठे थे, पर उनकी नजरें बादशाह के चेहरे की उस चमक को पहचान चुकी थीं। बीरबल अकबर बोले, आज हम तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर पूरा दरबार भौंचक्का रह जाएगा। बीरबल ने बिना झिझक जवाब दिया, जहांपनाह, आपके प्रस्ताव अक्सर कानों में नहीं, सीधे भविष्य में गूंजते हैं। सुनने को उत्सुक हूं। अकबर ने मुस्कराकर एक रेशमी पर्चा लहराया, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्रस्ताव: 1 वर्ष के लिए मुगल साम्राज्य को टैक्स फ्री घोषित किया जाए। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। यह तो एक क्रांतिकारी विचार था। वजीर आजम फौरन बोले, हुजूर, खजाने की हालत आप जानते हैं। बिना करके अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया। हम इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रहे हैं। 1 साल के लिए कोई टैक्स नहीं, न व्यापार पर, न खेती पर, न आय पर। बीरबल ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन बोले कुछ नहीं। टैक्स फ्री सल्तनत की शुरुआत। दूसरे ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। बादशाह आजम अकबर महान ने आदेश दिया है कि आने वाले 1 वर्ष तक किसी नागरिक से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सभी व्यापारी, किसान, दस्तकार और आम नागरिक इस फैसले से लाभान्वित होंगे। शहरों में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बंटी, बाजारों में नाच गाना हुआ। व्यापारियों ने अकबर के नाम की महाआरती करवाई। एक छोटे से व्यापारी रामदीन ने कहा, अब तो हर दिन दिवाली लगेगी। बीरबल यह सब देख रहे थे, पर उनके होठों पर एक सावधान मुस्कान थी। पहला महीना। बाजार में अचानक रौनक आ गई। व्यापार बढ़ा, दुकानदारों ने माल का दाम घटा दिया क्योंकि अब टैक्स देने की चिंता नहीं थी। आम जनता ने खरीदारी की जैसे कल कोई युद्ध होने वाला हो। राज्य के खजांची ने बादशाह को जानकारी दी, इस महीने की आय शून्य रही, हुजूर, लेकिन बाजार में जोश है। अकबर बोले, उत्साह ही असली मुद्रा है। बीरबल चुप रहे। दूसरा महीना। सड़कों की मरम्मत रुक गई। सरकारी निर्माण थम गए। सैनिकों की तनख्वाहों में देरी होने लगी। सेनापति ने दरबार में चिंता जताई, अगर यही हाल रहा तो हमारी सेनाएं तितर-बितर हो जाएंगी। अकबर बोले, हम अगले महीने तक देखेंगे। जनता स्वयं दान करेगी। हमने देखा है, भलाई का जवाब भलाई होती है। बीरबल धीरे से बोले, भलाई तब तक चलती है जब तक भूख नहीं लगती, जहांपनाह। तीसरा महीना। अब व्यापारी खुद कर चोरी से इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि वापस टैक्स लागू होने की बात पर भी वे चिढ़ने लगे। कुछ ने अपनी आमदनी छुपानी शुरू कर दी। राज्य के अधिकारियों ने नोटिस भेजे, मगर जवाब आया, जब टैक्स नहीं है तो हिसाब क्यों दें? बीरबल ने एक नोट बादशाह को भेजा।
आजादी जब मर्यादा छोड़ देती है तो वही अराजकता कहलाती है। छठा महीना। अब राजधानी में गंदगी बढ़ने लगी। नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारी 2 महीने से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर चले गए थे। अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई। विद्यालयों में शिक्षक खाली पेट पढ़ा रहे थे। एक दिन दरबार में एक बूढ़ी शिक्षिका आई। बीरबल ने उसे बुलाकर पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? वो बोली, हम ज्ञान बेचते नहीं, पर भूख ज्ञान नहीं समझती। बीरबल की आंखें नम हुईं। 8वां महीना। जनता अब बादशाह से सवाल पूछने लगी। एक गांव के किसानों ने दरबार के बाहर धरना दे दिया। नहरों की मरम्मत नहीं हुई और फसलें सूख गईं। बीरबल ने बादशाह को अकेले में बुलाकर कहा, जहां पनाह, अब आपके साम्राज्य में गरीबी नहीं बढ़ रही, व्यवस्था खुद मर रही है। एक समय आएगा जब जनता न टैक्स देगी न भरोसा। अकबर अब चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो क्या हम गलत थे? बीरबल बोले, गलत नहीं, असावधान थे। 9वां महीना। अब तो पूरे राज्य में बगावत की गंध फैलने लगी थी। सेनाएं भूखी थीं, अधिकारी भ्रष्ट हो चले थे, व्यापारी अपने खुद के नियम बना रहे थे। बीरबल ने दरबार में एक अजीब प्रस्ताव रखा। एक नकली राज्य बनाया जाए, जहां टैक्स हो, अफसर हो, न्याय हो, और वहां जनता को कुछ दिन रहने दिया जाए। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव होगा? बीरबल ने कहा, बस एक नगर चुनिए और वहां व्यवस्था बहाल कीजिए, देखिए क्या होता है। बीरबल की प्रयोगशाला। चुनाव हुआ। रायपुर नामक एक छोटा नगर इस प्रयोग के लिए चुना गया। वहां फिर से टैक्स लागू हुआ, सफाई हुई, न्यायालय चालू हुए, स्कूल और अस्पतालों में सेवा शुरू हुई। 2 महीने में रायपुर चमक उठा। बाकी राज्य के लोग चकित हो गए, वहां तो सब ठीक हो गया। अब लोग खुद कहने लगे, हमें टैक्स दो, पर सेवाएं वापस लाओ। 12वां महीना। अकबर ने घोषणा की, मुगल सल्तनत में टैक्स प्रणाली फिर से बहाल की जाती है, पर अब टैक्स केवल सेवा के बदले होगा, हर करदाता को उसकी कीमत दी जाएगी। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज हमने सीखा कि आजादी देने से पहले जिम्मेदारी सिखाना जरूरी है। कर केवल बोझ नहीं, व्यवस्था की नींव है। समापन। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे प्रयोग ने जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं था। आज मैं समझा, राजा वही होता है जो जनता को न सिर्फ दे बल्कि सिखाए भी। बीरबल मुस्कराए, और जनता वही होती है जहां सवाल और जवाब दोनों जीवित हों। दरबार तालियों से गूंज उठा। समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और दरबार में बजा अफवाहों का नगाड़ा। एक बार की बात है, आगरा के राजमहल में सुबह की पहली किरणें दरबार की छतों पर पड़ चुकी थीं। दीवाने खास का फर्श झाड़ा जा चुका था, मखमली गलीचों को ठीक से बिछाया गया था और शाही दरबारी धीरे धीरे अपनी निर्धारित जगहों पर विराजमान हो रहे थे। पर उस दिन दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ वजीर एक दूसरे की कानों में फुसफुसा रहे थे, तो कुछ कवि और व्यापारी किसी अनजानी बात पर संदेह की दृष्टि से इधर-उधर झांक रहे थे। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा। वर्षों का अनुभव कहता था, जब लोग बेमतलब की बातें धीमे स्वर में बोलने लगें, तो मामला राजद्रोह से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ ही देर में बादशाह अकबर दरबार में आए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन पर बैठे, एक प्रमुख मंत्री नवाब खैरुद्दीन ने खड़े होकर अजीब सा दावा किया। खैरुद्दीन हुजूर, राज्य में चर्चा है कि आप जल्द ही गद्दी छोड़ने वाले हैं और बीरबल को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं।
पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल तक के चेहरे पर कुछ देर के लिए हैरानी दौड़ गई। अकबर के माथे पर बल उभरे। अकबर, यह किसने कहा? ये अफवाह किसने फैलाई? खैरुद्दीन कंधे उचकाते हुए, जहांपनाह, मैं तो केवल वही कह रहा हूं जो पूरी राजधानी में गूंज रहा है। हर चाय वाले, हर धोबी, हर कवि की जुबान पर यही बात है। बीरबल खड़ा हुआ। बीरबल, अगर हर जुबान पर यही बात है तो हर जुबान पर झूठ भी है। पर एक बात तय है, अफवाहें हवा से नहीं, फूकने वालों से फैलती हैं। शाही आदेश। अकबर ने वही किया जो एक राजा करता है। उन्होंने एक विशेष सभा बुलवाई और बीरबल को यह जिम्मा सौंपा कि वो पता लगाए इस अफवाह की जड़ कहाँ है। अकबर, बीरबल, मुझे नहीं परवाह कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, पर अगर कोई तुम्हारे नाम से मेरी गद्दी हिलाने की साजिश रच रहा है तो मुझे ये खेल जानना है, और सिर्फ तुम इसे समझ सकते हो। बीरबल, जहांपनाह, अगर मैं इस अफवाह की जड़ खोज लूं तो क्या मुझे उसे उखाड़ने की पूरी छूट होगी? अकबर, पूरी छूट बीरबल, चाहे वो कोई भी हो। बीरबल की योजना खुला जाल। बीरबल ने सबसे पहले वही किया जो आम लोग नहीं करते, उन्होंने अफवाह को और फैलने दिया। उन्होंने कुछ पेंटरों को बुलाया और शाही नगर के चौकों पर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। बीरबल को मिलेगा नया पद, क्या यही है सच्चाई? राज्य के भविष्य की कुंजी अब बीरबल के हाथ में। इस पर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दरबारियों में खलबली मच गई। जो चुप थे वो भी अब कानाफूसी करने लगे। बीरबल ने नगर के सबसे बड़े चायखाने में एक गुप्तचर बैठाया। चायवाले ने बताया, हुजूर, सबसे पहले ये बात मैंने एक पर्दे के पीछे बैठे एक नौकर से सुनी थी जो खुद को मंत्री का भतीजा बताता था। गहरी साजिश, दरबार के भीतर का खेल। बीरबल ने उसी नौकर का पता लगाया। नाम था इब्राहिम। उसे बीरबल ने दरबार में तलब किया। बीरबल, तुमने किससे सुना कि मैं गद्दी लेने वाला हूं? इब्राहिम, हुजूर, मैंने तो वही कहा जो मुझे मेरे साहब ने कहा। नवाब खैरुद्दीन। अब बीरबल समझ चुके थे, जो दरबार में सबसे जोर से चिल्लाता है वही कई बार सबसे बड़ा अफवाहबाज होता है। अफवाह का मुकदमा, अदालत की रंगत बदल गई। बीरबल ने अगली सुबह एक विशेष जनसुनवाई रखवाई, जिसमें आम जनता भी आ सकती थी। पूरा चौक भरा हुआ था। बीरबल ने मंच पर चढ़कर कहा, आज हम राज्य की सबसे खतरनाक बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं, अफवाह। उन्होंने नवाब खैरुद्दीन को बुलाया और वही सवाल किया, आपने किस आधार पर कहा कि मैं गद्दी लेने वाला हूं? खैरुद्दीन बहाने बनाने लगा। हुजूर, मैंने तो सुनी सुनाई बात दोहराई थी। बीरबल ने भीड़ की ओर इशारा किया। क्या हम ऐसे दरबारी को मंत्री माने जो कान से सोचता हो और जुबान से आग उगलता हो? करारा जवाब, बीरबल की गूंगी सभा। बीरबल ने कुछ अजीब किया। अगले दिन उन्होंने दरबार को गूंगी सभा घोषित कर दिया। कोई भी दरबारी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता था। हर कोई तब तक मौन रहेगा जब तक उसे लिखित अनुमति न हो। 3 दिन बाद दरबार ऐसा लगने लगा जैसे किताबों की लाइब्रेरी हो। चौथे दिन खुद अकबर बोले, बीरबल, ये कौन सी व्यवस्था है? दरबार मौन में कैसा चलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अफवाहें ज्यादा और प्रमाण कम हो वहां मौन ही सबसे सुरक्षित शासन होता है। अफवाह का अंत, व्यंग्य और विद्रोह की सीमा। खैरुद्दीन को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह एक नया दरबारी चुना गया जो वाक्पटु तो था पर विवेकशील भी। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा,
तुम्हारे मौन ने मेरी सल्तनत की आवाज बचाई है। बीरबल बोले, जहांपनाह, कुछ बातें कहने से नहीं, रोके जाने से समझ में आती हैं। अफवाहों को जुबान नहीं, दिशा चाहिए। अंतिम दृश्य। दरबार फिर से खुला, हंसीमजाक भी लौटा। बीरबल ने आखिरी में मंच से कहा, अफवाहें जंगल की आग जैसी होती हैं, कब, कहाँ और किसे जला दें पता नहीं, लेकिन अगर आग लगाने वाले की पहचान हो जाए तो बुझाने में देर नहीं लगती। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल और बादशाह के बीच बिकी हुई सुबह। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार गुलाब की भीनी खुशबू से महक रहा था। बाहर बाग में कोयलें कुहक रही थीं और भीतर दीवाने खास में मंत्रियों की आवाजें गूंज रही थीं। पर उस दिन कुछ अजीब था। सुबह होते ही बादशाह ने दरबार नहीं लगाया। ना कोई फरमान, ना कोई सभा। बीरबल को यह बात खटकी। बीरबल ने हाजिर होकर पूछा, हुजूर, क्या तबीयत नासाज है? अकबर ने लंबी जम्हाई लेते हुए कहा, बीरबल, अब दरबार नहीं लगेगा। मैंने अपनी ये सुबह बेच दी है। बीरबल चौंक उठा, बेच दी? किसे? अकबर मुस्कराया, एक व्यापारी आया था, नाम था मोहम्मद शरीफ। उसने कहा कि वो मेरी सुबह खरीदना चाहता है, मतलब मेरी सुबह का समय, मेरे विचार, मेरा ध्यान, सब उसका होगा। बदले में उसने मुझे 3 बोरे सोने के सिक्के दिए। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, मगर जहांपनाह, सुबह कोई चीज नहीं जो बेची जा सके। ये तो आपके दिन की शुरुआत है, आपके निर्णयों की नींव। अकबर ने तिरछी नजर से देखा, बीरबल, क्या तुम्हें अपने राजा की बुद्धिमानी पर शक है? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, शक नहीं, चिंता है। कोई व्यापारी आपकी सुबह क्यों खरीदेगा? यह बात चुभ रही है। अकबर बोले, यही तो मजा है बीरबल। उसने कहा, आज से मेरी सुबह उसकी होगी और मैं उसके आदेश पर चलूंगा। वह तय करेगा कि मैं किससे मिलूं, क्या सोचूं, क्या खाऊं। और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसे मेरी ताजपोशी के बदले मिला लिखित करार है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, मैं उस व्यापारी से मिलना चाहता हूं। दरबार में घुसा सुबह का खरीदार। मोहम्मद शरीफ एक रेशमी अचकन पहने, जहर सी मुस्कान वाला, नफासत से सजे बालों वाला आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 मुंशी भारी संदूक लिए चल रहे थे। अकबर ने उसे सम्मान से बुलाया, शरीफ साहब, ये रहे हमारे बीरबल, जिन्हें हमेशा शक रहता है कि लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं। शरीफ ने बीरबल को देखा और कहा, आपको शायद पता नहीं, मैंने बादशाह की सुबह बहुत सोच समझकर खरीदी है। सुबह किसी भी राजा का सबसे अहम समय होता है और मैं चाहता हूं कि इस समय वह मेरे फायदे की बातें सोचे। बीरबल बोला, और अगर बादशाह आपका फायदा न चाहें तो? शरीफ मुस्कराया, तो करार कहता है कि वह अपनी सुबह के मालिक नहीं रहेंगे। सुबह मेरी होगी और मेरे हक में इस्तेमाल होगी। बीरबल चुप रहा। उसने अकबर की तरफ देखा, हुजूर, क्या आपने सचमुच यह करार किया? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैंने वह करार हस्ताक्षर करके इस संदूक में रखवाया है। बीरबल ने एक पल आंखें बंद की और फिर कहा, तो फिर मुझे आज आपकी सुबह वापस चाहिए। मुझे उसे खरीदना है। अकबर चौंके, तुम खरीदोगे? शरीफ बोला, नहीं, अब मेरी है। कोई और नहीं खरीद सकता। बीरबल ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें कुछ मोहरें थीं। ये मेरी पूरी संपत्ति है। मैं इसे उस सुबह के लिए देना चाहता हूं। शरीफ हंसा, बीरबल, तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं जो सुबह को उपयोगी बनाए। मैं चाहता हूं कि मेरा दिन बादशाह की सोच से शुरू हो।
तुम क्या कर सकते हो? बीरबल ने कहा, मैं उस सुबह को आजाद कर सकता हूं। सुबह की बोली शुरू। बीरबल ने सुझाव दिया कि सुबह की नीलामी होनी चाहिए। जो सबसे अच्छी दलील देगा कि उसे यह सुबह क्यों मिलनी चाहिए, वही उसका मालिक कहलाएगा। दरबार में चुप्पी छा गई। अकबर ने कहा, ठीक है, पर शर्त यह है, जो हारेगा वह अगले 5 साल तक सुबह के किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शरीफ बोला, मंजूर। नीलामी शुरू हुई। शरीफ ने कहा, मैं बादशाह की सुबह खरीदकर अपने व्यापार में लगाऊंगा। जब बादशाह मेरे लिए सोचेंगे तो मेरी नाव सोने से भर जाएगी और उनका खजाना भी भरता रहेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर बादशाह की सुबह बिक गई तो उनकी सोच उनकी नहीं रहेगी। फिर वो न्याय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके हर फैसले में तुम्हारी मर्जी होगी। क्या एक राजा अपनी सुबह सिर्फ एक आदमी को दे सकता है? शरीफ मुस्कराया, और क्या बीरबल उसे वापस खरीद सकता है? बीरबल बोला, नहीं, मैं उसे आजाद करा सकता हूं। जैसे सुबह सूरज की होती है, वैसे ही बादशाह की सोच भी स्वतंत्र होनी चाहिए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कराए। तो क्या तुम इस आजादी की कीमत बता सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ। मैं हर सुबह आपको एक ऐसा सवाल दूंगा जो आपको खुद से पूछना होगा। अगर आप उसका जवाब खुद दे सके तो सुबह आपकी, वरना आपकी सुबह फिर से बिक जाएगी, लेकिन इस बार पूरे साम्राज्य में। बिक गई होती सुबह। अगर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, फिर शरीफ की ओर। ठीक है, बीरबल। तुम कल सुबह सबसे पहले आओ और अपना सवाल पूछो। अगली सुबह बीरबल हाजिर हुआ। उसने सिर्फ एक पंक्ति बोली, अगर आप राजा ना होते तो क्या शरीफ आपको फिर भी खरीदता? अकबर चुप रहे। बीरबल ने कहा, यही फर्क है, हुजूर। उसने सुबह नहीं खरीदी थी, उसने ताज खरीदा था। और जो ताज को सुबह समझे, उसे व्यापार का हक नहीं, सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज से मेरी हर सुबह तुम्हारी होगी, लेकिन सिर्फ सवालों के लिए, जवाब के लिए नहीं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो मुसाफिर जो हर रात एक अलग नाम से सोता था। एक बार की बात है। अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना सराय था, दरबार से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन रास्ता इतना सुनसान कि अक्सर लोग रात को वहां रुकने से कतराते थे। फिर भी बाहर से आने वाले व्यापारी, सिपाही, पुजारिया और तीर्थयात्री वहां रात बिताते थे, क्योंकि वो इकलौता ठिकाना था जहां छत और रोटियां दोनों मिल जाती थीं। इस सराय का रखवाला था मुश्ताक खां। उम्र होगी कोई 55, मगर आंखें इतनी तेज कि रात को बिना चिराग के आदमी की नीयत पहचान ले। वो हर रात मुसाफिरों का नाम, गांव और काम अपनी पुरानी रजिस्टर में दर्ज करता था। नियम सख्त था, पर उसका दिल नरम। एक रात एक अजनबी आया। ऊंची कदकाठी, साफ लखनवी अंगरखा, मखमली जूती और चेहरे पर न तो मुस्कान थी, न ही शिकन। बस एक ठंडी सी शांति, जैसे वो कुछ न कहकर भी सब बोल देना चाहता हो। नाम? मुश्ताक ने पूछा। इब्राहिम खान, उस अजनबी ने कहा, और रजिस्टर में नाम दर्ज करवाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगली रात वही आदमी फिर आया। वही चेहरे की गहराई, वही चाल, वही मखमली जूती, लेकिन नाम बदला। रहमान अली, उसने कहा। मुश्ताक की भौहें तन गईं। तीसरी रात वो फिर आया, इस बार गुलाम ज़हीर बनकर। अब मुश्ताक को यकीन हो गया कि यह कोई मामूली मुसाफिर नहीं। चौथी रात वो खुद जागता रहा, निगाहें दरवाजे पर। वो आया और नाम बताया, साहिब मीर। मुश्ताक ने झटपट उसे कमरा दिया और चुपचाप दरबार में खबर भिजवा दी। दरबार में हंगामा।
अगले ही दिन मुश्ताक अकबर बादशाह के सामने पेश हुआ। दरबार में बीरबल, राजा टोडरमल, मिर्जा अली और बाकी दरबारी भी मौजूद थे। जहांपनाह, मुश्ताक ने कहा, एक अजनबी रोज मेरे सराय में आता है। रोज नया नाम बताता है, पर चेहरा और चाल बिल्कुल एक जैसी। हर रात कमरे में दरवाजा बंद कर कुछ गजब की हरकतें करता है, कभी श्लोकों का जाप, कभी फारसी में दुआएं, कभी अजीब चित्रों को घूरता है। मुझे डर है कि यह कोई जासूस या विद्रोही हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में जिज्ञासा चमकी। मुश्ताक, आज रात मुझे उस अजनबी से मिलवाओ, लेकिन गुपचुप। रात का रहस्य। उसी रात बीरबल ने भेष बदला, पुराने फकीर की तरह। हाथ में एक लकड़ी, चेहरे पर झुर्रियों का झूठा जाल और आंखों में उतनी ही चतुराई जितनी बादशाह के सामने होती थी। वह सराय पहुंचा और मुश्ताक के इशारे पर उसी अजनबी के पास वाले कमरे में रुका। रात ढलते ही बीरबल ने उस मुसाफिर के कमरे की हल्की सी झिर्री से झांका। वो मुसाफिर एक मोमबत्ती जलाए बैठा था। सामने लकड़ी की छोटी मेज पर एक बड़ा कागज था, जैसे कोई नक्शा हो। वह कागज पर कुछ नाम लिखता, फिर उन्हें काट देता। हर नाम एक अलग लिपि में, कभी फारसी, कभी संस्कृत, कभी ब्राह्मी। फिर वह आंखें बंद कर लेता और धीमे स्वर में कहता, आज मैं यतीन्द्रनाथ हूं, कल मैं हसन अली बनूंगा, और फिर कोई और। बीरबल के मन में शंका गहराई। क्या यह पागल है, या फिर कोई गूढ़ विद्वान, या फिर कोई खुफिया राज? अगली सुबह बीरबल का पहला वार। सुबह होते ही बीरबल ने उसे टोक दिया। ए मुसाफिर, एक बात पूछूं? पूछो, उसने बिना चौंके कहा। तुम हर रात नाम क्यों बदलते हो? क्या तुम्हें अपना असली नाम याद नहीं? उसने मुस्कराकर कहा, नाम तो कपड़े हैं, और मैं हर दिन अलग सोच पहनता हूं। जब सोच बदलती है, नाम बदल जाता है। बीरबल ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां कोई अपराध नहीं था, कोई डर भी नहीं, बस एक गहरा दुख। तो तुम अपने दुख से भाग रहे हो? मैं अपने आप से भाग रहा हूं। हर नाम एक कोशिश है, खुद से आजादी की। बीरबल ने किया पर्दाफाश। बीरबल ने उसे दरबार बुलवाया। अकबर ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो और रोज नाम क्यों बदलते हो? उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जो कल था, पर उस मैं को जी नहीं पाया। आज एक और नाम है, ताकि शायद नया जीवन मिले। ये पहेलियां मत बुझाओ। अकबर गरजे, तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं नजीर अहमद हूं, बादशाह सलामत। कभी आपके ही एक सूबेदार का बेटा था, मगर एक युद्ध में सब कुछ गवा दिया। पहचान, रिश्ता, घर सब छूट गया। मैं रोज एक नया नाम इसलिए चुनता हूं ताकि कल की पहचान के स्खमा आज न उभरें। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह आदमी न अपराधी है न जासूस। यह तो बस एक टूटा हुआ आईना है जो हर रोज अपने टुकड़े जोड़ने की कोशिश करता है, एक नए नाम के साथ। अकबर का निर्णय। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, इस आदमी को किसी सजा की नहीं, एक नई जिंदगी की जरूरत है। बीरबल, इसे शाही पुस्तकालय में एक नई पहचान दो। यह जितने नाम लिखना चाहे लिखे, शायद यही इसकी खोज का रास्ता हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा। आज से तुम वही हो जो खुद बनना चाहते हो। लेकिन याद रखो, सबसे कठिन नाम वही होता है जिसे खुद कहा जाता है। कहानी का अंत। नजीर अहमद, या जो भी वह हर रात बनता था,
शाही पुस्तकालय का सहायक बना। किताबों में उसे फिर से जीवन मिला। उसने अपने लिए एक नाम चुना जो हर दिन बदलता नहीं था, स्वयं। और बीरबल अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, कभी कभी नाम बदलना पाप नहीं, आत्मा की पुकार होती है। मगर उस पुकार में अगर सच्चाई हो तभी दरबार उसे माफ करता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो बच्चे जो खुद को दरबार का गुप्तचरों का प्रमुख मानते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सजीव था, जैसे हमेशा होता था। दरबार में पंडितों की चर्चा, सेनापतियों की रणनीति, कारीगरों की अद्भुत कारीगरी और कवियों की कविताएं गूंज रही थीं। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे और बादशाह अकबर भी पूरे ध्यान से राज्य के मसलों पर निर्णय ले रहे थे। इसी दौरान महल के बाहर अचानक हलचल मच गई। रुको, हम बादशाह से मिलना चाहते हैं, एक कड़क आवाज आई। कुछ ही क्षणों में 4 बच्चे करीब 10 से 12 साल की उम्र के दरबार के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उन्होंने रंगीन पगड़ियां पहनी थीं, कमर पर लकड़ी की तलवारें थीं और आंखों में आत्मविश्वास। हम दरबार के गुप्तचरों के प्रमुख हैं, उनमें से सबसे लंबे बच्चे ने कहा, और हमें बहुत जरूरी सूचना बादशाह को देनी है। सुरक्षा रक्षकों ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब बच्चों की जिद बढ़ती गई और उन्होंने गुप्त दस्तावेज दिखाने की बात की तो दरबार में हल्का शोर फैल गया। अकबर ने खुद रक्षकों को इशारा किया, इन्हें अंदर लाओ। ये कौन सी गुप्त सेना है